सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स। अगर आप पीछे के क्लासेस देखना चाहते हैं तो आलोचना से पहले निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, इनसे संबंधित सभी क्लासें ले ली गई हैं। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, इन सभी से भी क्लासें पहले करवा दी गई हैं। आज की हमारे क्लास है आलोचना से संबंधित और ये हमारी 7वीं क्लास है। ठीक है, आलोचना से संबंधित कौन सी क्लास है? ये 7वीं क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद किसकी कृति है? जो प्रगतिवाद है ये किसकी कृति है? तो ये प्रगतिवाद है ये किसकी कृति है? तो शिवदान सिंह चौहान जी की कृति है। प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की। कब की है? तो सन 1946 की है। कब की है? सन 1946। देखिए, प्रगतिवाद साहित्य की परख, देखिए रचनाकाल बता देते हैं हम इनका। प्रगतिवाद सन 1946, साहित्य की परख सन 1948, साहित्य अनुशीलन आलोचना के मान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये सन 1954 का है। साहित्य की समस्याएं तथा साहित्य की समीक्षाएं कब का है? तो सन 1959 का है। और जो परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, ये सन 1999 का है। ठीक है, उसके बाद में जो हिंदी साहित्य के जो प्रमुख मार्क्सवादी जो प्रगतिवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान रहे हैं। प्रमुख मार्क्सवादी पूछे जाएंगे तो वो तो आएंगे, याद रखेंगे, रामविलास शर्मा। पहले पूछे जाएंगे तो शिवदान सिंह चौहान है। ठीक है, अगली है छायावाद का पतन। ये कब का है? सन 1948 का है। साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा तथा प्रतिक्रियाएं, तो आधुनिक समस्याएं कब का है? सन 1954 का है। और प्रतिक्रियाएं सन 1966 की है। और ये किसकी है? देवराज जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। उसके बाद में नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा तथा साहित्य धारा आदि प्रकाश चंद्र गुप्त जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। जबकि नई समीक्षा ये कब की है? सन 1943 की है। सह चिंतन सन 1967 की है। आधुनिक भावबोध की संज्ञा ये सन 1972 की है। विचारधारा और साहित्य ये किसकी है? अमृत राय जी की है। ठीक है, किसकी है? अमृत राय जी की है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन किसका है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? कामायनी सबसे पहले याद रखेंगे किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। कब की है? तो सन 1935 की है। मानवता के रसात्मक इतिहास, इसको किसने कहा है? तो ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जयशंकर प्रसाद नामक समीक्षात्मक कृति में नंद दुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है, अगला है महाकवि सूरदास किसकी आलोचक कृति है? महाकवि जो सूरदास है ये किसकी आलोचक कृति है? तो ये भी नंद दुलारे वाजपेयी की है। आप नंद दुलारे वाजपेयी को नहीं भूलेंगे, आप इनकी कृतियां हैं वो सभी याद रखेंगे। नंद दुलारे वाजपेयी सन 1952 का है इनका। देखिए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये सन 1942। जयशंकर प्रसाद सन 1940। प्रेमचंद सन 1950। आधुनिक साहित्य 1950। महाकवि सूरदास 1952। महाकवि निराला 1965। नई कविता 1973। कवि सुमित्रा नंदन पंत सन 1976। रस सिद्धांत 1977। साहित्य का आधुनिक युग 1979। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा सन 1978। रीति और शैली 1979। और नया साहित्य नए प्रश्न सन 1955। आदि किसकी हैं? ये नंद दुलारे वाजपेयी जी की। देखिए कितनी है नंद दुलारे वाजपेयी की, आप लिखेंगे और इनको याद करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भरमर गीतसार और रस मीमांसा, ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास 23 की है। जायसी ग्रंथावली और भरमर गीतसार दोनों के कब के हैं? 1924। और रस मीमांसा सन 1949 का है। और ये किसके हैं? ये हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी के। ठीक है, उसके बाद में क्या है? सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये आए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ठीक है, किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो सूर साहित्य है इनका सन 1936 का।
उसके बाद में हिंदी साहित्य की भूमिका, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, इतिहास से संबंधित, ये है इनका 1940। कबीर है इनका सन 1942। हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, क्या है, उद्भव और विकास, ये दोनों ही रचनाएं सन 1952 की है। ठीक है। सहज साधना ये कब की है, तो सन 1963 की है। कालिदास की लालित्य योजना सन 1965। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप सन 1970। और आदि किसकी हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 4 उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा सन 1946, चारों चंद्रलेख सन 1963 और पुनर्नवा सन 1973। और उसके बाद में है आपका अनामदास का पोता सन 1976। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं, काफ़ी बार आ गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। कौन है रामविलास शर्मा जी, देखिए प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के रचयिता नामक कृति के लेखक रहे हैं। और कब का है ये, सन 1977 का है। इनकी अन्य कृतियाँ प्रेमचंद कब की, इनकी सन 1941। भारतेंदु युग सन 1943, निराला सन 1946, प्रगति और परंपरा सन 1949, साहित्य और संस्कृति ये भी 1949, प्रेमचंद और उनका युग सन 1952। बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगा बिल्कुल। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं सन 1954, रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना सन 1955 है ये सन। ठीक है, 1955। आस्था और सौंदर्य सन 1961 है। भाषा और समाज भी सन 1961 है। अगला है साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, ये सन 1968 है। इसके बाद में है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में, पहला भाग 1969, दूसरा भाग 1972, तीसरा भाग 1976। भारतीय हिंदू युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा ये कब का है, तो इनका सन 1975 का है। सभी की बता रही हूँ मैं रचनाकाल, आप इनको लिखेंगे और याद करेंगे। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनका हिंदी नवजागरण, ये सन 1977 का है। उसके बाद में नई कविता और अस्तित्ववाद, ये सन 1978 का है। हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध, तुलसीदास और बड़े भाई, इनका रचनाकाल मुझे नहीं मिला। जिनका रचनाकाल मिला है बताया है और आप याद रखेंगे। देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं। मैंने आपको बार बार बताया, जितनी बार भी निराला जी की जो साहित्य साधना आई है वो काफ़ी बार 3-4 बार आई है, 3-4 बार मैंने बताई है। आलोचनात्मक कृति के कितने भाग थे, तो 3 भाग थे। इनका पहला भाग सन 69, दूसरा भाग 72 और तीसरा भाग सन 1976। ठीक है। निराला की साहित्य साधना मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा की निराला पर लिखी गई आलोचनात्मक कृति है, जो 3 खंडों में विभाजित है। पहला 69, दूसरा 72 और तीसरा 76। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगला है हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का क्या नाम है, तो आपसे नाम पूछा तो आप बताएंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी समकालीन आलोचना साहित्य के प्रमुख लेखक रहे हैं। वे समीक्षा में भाषा का प्रयोग की विवेचना को महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए वो समीक्षा में किसको मानते हैं महत्वपूर्ण, भाषा प्रयोग की विवेचना को। साहित्य की समीक्षा में भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन मानने के कारण ही हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक के माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने साहित्य की समीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है, भाषा को माना है। और भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन मानने के कारण इन्हें हिंदी में रामस्वरूप चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है, काव्य भाषा परक समीक्षक इनको कहा जाता है। आगे है कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, और इसके रचनाकार कौन है, तो धर्मवीर जी हैं। ये धर्मवीर भारती नहीं है, याद रखेंगे, ये धर्मवीर जी अलग से हैं। ठीक है। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, और इसके रचनाकार कौन है, धर्मवीर है। कबीर बाज भी, कपोत भी और पपीहा भी, इसके रचनाकार धर्मवीर हैं। इनकी दलित आलोचनात्मक कृति इस प्रकार से है। ये क्या थे, दलित आलोचक थे। प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर के आलोचक प्रेमचंद सामंत का मुंशी, कबीर सूत ने कपास। प्रगतिवाद समीक्षक कौन है, आपसे पूछा है कि प्रगतिवाद समीक्षक कौन है, तो ये हैं रामविलास शर्मा जी। कौन है, रामविलास शर्मा जी।
भाषा, साहित्य और संस्कृति, ये सन 1949 है इनका। मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, ये इन्हीं की कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये सन 1955 की है। प्रेमचंद और उनका युग सन 1952 है। और ये किसके हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? अभी हमने पढ़ा था कि दलित आलोचनात्मक कृति लिखते थे वो, और वो कौन थे? डॉक्टर धर्मवीर। अभी पढ़ा था हमने क्या? कबीरबाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, और इसके रचनाकार भी कौन थे? धर्मवीर जी थे। ठीक है, देखिए, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक डॉक्टर धर्मवीर हैं। ये दलित साहित्यकार हैं। इनके द्वारा लिखित आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद की नीलिया के, कबीर के आलोचक, कबीर सूत न कपास, और क्या था? कबीरबाज भी, कपोत भी और पपीहा भी। अगला है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं रमेश कुंतल मेघ जी। ठीक है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक रमेश कुंतल मेघ हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं क्योंकि समय एक शब्द है, अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिका, अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति हैं फिलहाल जो सन 1970 है, कुछ पूर्वाग्रह सन 1984 है, कविता का गल्प सन 1997, कवि कह गया है सन 2000 इत्यादि हैं। अगला है, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? तो कौन है? रमेश चंद्र शाह जी। कौन है? रमेश चंद्र शाह जी। समीक्षात्मक कृति आलोचना के पक्ष के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। इस कृति पर रमेश चंद्र शाह को सन 2001 में व्यास सम्मान मिला था। किस कृति के लिए? जो समीक्षात्मक कृति है और आलोचना के पक्ष के लिए रमेश चंद्र शाह को सन 2001 में व्यास सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? आपसे पूछा है कि किसने जो आलोचना पत्रिका है इसका संपादन नहीं किया, तो किसने नहीं किया? डॉक्टर धर्मवीर भारती ने नहीं किया, जबकि नामवर सिंह जी ने किया था, शिवदान सिंह चौहान ने किया था, और इसका तो इस विकल्प में कोई मतलब ही नहीं होता है। तो देखिए, नामवर सिंह जी ऐसे थे जिन्होंने सबसे अधिक समय तक किया इसका संपादन। ठीक है, सबसे अधिक समय तक आलोचना पत्रिका का संपादन आपसे पूछे तो किसने किया था? नामवर सिंह जी ने। और ये अक्टूबर सन 1951 में, कब? अक्टूबर 1951 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए व्याख्या। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने प्रसिद्ध जो त्रैमासिक पत्रिका थी आलोचना, उसका संपादन नहीं किया। आपसे पूछा जा सकता है कि आलोचना है वो क्या मतलब त्रैमासिक थी, साप्ताहिक थी, मासिक थी या वार्षिक थी? तो त्रैमासिक थी। जबकि डॉक्टर नामवर सिंह, श्री शिवदान सिंह चौहान और अरुण कमल ने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किया था। और कब से प्रकाशित हुई थी? सन 1951 से। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला है, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए कहा गया है? नामवर सिंह जी ने कहा है, और ये चारों पुस्तक हैं, इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में उन्होंने क्या कहा है? पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक रही है। किसके बारे में कहा? यह है हिंदी साहित्य की भूमिका। और ये किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सन 1940 का इनका ग्रंथ है ये। हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सन 1940। इनके अन्य दो ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, ये कब के हैं? सन 1952 के। इनको आप याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो वैज्ञानिक इतिहास किसका है? कब किसका है? तो ये गणपति चंद्रगुप्त जी का है। किसका है? गणपति चंद्रगुप्त जी का है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। और कब का है? तो सन 1965 का है। उसके बाद में हिंदी साहित्य का नया इतिहास, तो ये है राम खेलावन पांडे का। किसका है? राम खेलावन पांडे। कब का है? तो 1969, मतलब 1969 का है। देखिए, नामवर सिंह का उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका, जो सन 1940 को प्रकाशित हुई थी, ये ग्रंथ है, पुस्तक है एक, और उस पुस्तक के लिए कहा गया है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार कौन है? हिंदी नवरत्न
एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार कौन रहे हैं? तो मिश्र बंधु जी रहे हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नाम से सन 1910 में एक आलोचनात्मक कृति लिखी थी इन्होंने। ठीक है, देखिए सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की थी। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया था और इन्होंने किसको श्रेष्ठ बताया था? देव को श्रेष्ठ बताया था और तुलसी और सूर्य के समक्ष इनको स्थान दिया था इन्होंने। ठीक है, क्यों दिया था? देखिए इन्होंने जो 9 कवि बताए थे उनमें सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी, फिर सूरदास, फिर महाकवि देव, फिर उसके बाद में बिहारी। तो देखिए सबसे पहले तुलसीदास 1 नंबर पे, 2 नंबर पे सूरदास, तीसरे नंबर पे दिया इन्होंने देव को और चौथे नंबर पे दिया बिहारी लाल को। 5वें नंबर पे जो त्रिपाठी बंधु हैं जो भूषण और मतीराम उनको, 6ठे नंबर पर महाकवि केशवदास को, 7वें नंबर पर कबीरदास को, 8वें नंबर पर महाकवि चंद्र बरदाई को और 9वें नंबर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना। तो देखिए सैद्धांतिक आलोचना आलोचना का प्रकार है, निर्णयात्मक आलोचना वो भी आलोचना का प्रकार है, व्याख्यात्मक आलोचना वो भी आलोचना का प्रकार है, लेकिन जो आलोचनात्मक आलोचना है ये व्याख्या का प्रकार नहीं है और आपका बी ऑप्शन ही यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। आलोचनात्मक आलोचना समालोचना का प्रकार नहीं है, जबकि सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना सभी समालोचना के प्रकार हैं। अगला है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? आलोचना है उसको कला की सजगता किसने कहा? तो मिडिल्टन मरे ने कहा है। किसने कहा है? मिडिल्टन मरे ने कहा है। आलोचना को कला की सजगता मिडिल्टन मरे ने कहा है। हिंदी आलोचना में संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? देखिए हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक पूछी आपसे तो कौन सी है? तो ये है हिंदी कालिदास की आलोचना। कब की है? सन 1901 की। और किसकी है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, उसके बाद में नेषद चरित चर्चा है, ये सन 1900 की है। विक्रमांक देवचरित चर्चा ये सन 1907 की। और देव बड़े की बिहारी ये सन 1919 में कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा था। अब यहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि देव बड़े की बिहारी उन्होंने हिंदी नवरत्न में लिख दिया था, नहीं। सन 1917 में देव बड़े की बिहारी के ऊपर इनका आपस में वार्तालाप हुआ था। कवि थे कौन? ध्यान में नहीं आ रहा, आगे आएंगे तो बताएंगे। तो उन्होंने लिखा था कि बिहारी को बड़ा बताया था और इन्होंने देव को बड़ा बताया था। तो उनके प्रतिपक्ष में कृष्ण बिहारी मिश्र ने, वो बिहारी मिश्र बंधुओं की थी हिंदी नवरत्न, लेकिन जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं उन्होंने लिखा था सन 1917 को देव बड़े की बिहारी। तो इन्होंने देव को बड़ा माना है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना। क्या है? हिंदी कालिदास की आलोचना। और कब की है? सन 1901 की। और किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। अगला है, भारतीय समीक्षा के जनक कौन है? तो देखिए राजशेखर कौन है? भारतीय जो समीक्षा है उसके जनक हैं कौन? राजशेखर। देखिए राजशेखर भारतीय समीक्षा के जनक हैं। राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित थे। काव्य मीमांसा इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका आदि। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनकी एक रचना है जो नाट्य शास्त्र है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। अगला है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो वो क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सबसे पहले करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया है? हिंदी में जो तुलनात्मक आलोचना है उसका शुभारंभ किसने किया? तो पदम सिंह शर्मा ने किया है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पदम सिंह शर्मा ने किया है। शर्मा जी की प्रमुख कृतियां हैं बिहारी सतसई की भूमिका, पद्य प्राण और प्रबंध मंजरी। ठीक है, किसकी हैं ये? पदम सिंह शर्मा की हैं। अगला है, यदि मैं कामायनी लिखता
इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? क्या है? यदि मैं कामायनी लिखता, इस जो समीक्षात्मक ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 को हुआ था। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884, नगेंद्र जी का सन 1915, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सन 1907। इन सभी के जो जन्म वर्ष हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। यदि मैं कामायनी लिखता, समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इनकी अन्य जो रचित ग्रंथ हैं वो है ग्रंथि जो सन 1920 का है, गुंजन सन 1932, ग्राम्या 1940, युगांत 1936, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि ये सन 1947, कला और बूढ़ा चांद सन 1964, लोकायतन भी सन 1964 और सत्यकाम सन 1975। आपको हर एक रचना पूरी याद होनी चाहिए प्रत्येक कवि की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आचार्य जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं उनको सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? तो वो कहा है डॉक्टर भगवंत स्वरूप मिश्रा ने। देखिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक डॉक्टर भगवंत स्वरूप मिश्रा ने कहा है। इनके द्वारा रचित प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद जो सन 1940 की है। आधुनिक साहित्य ये किसका कब का है? ये सन 1950 का है। उसके बाद में है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये सन 1942 का है। नया साहित्य नए प्रश्न सन 1955, साहित्य एक अनुशीलन प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन सन 1954, प्रकरणिका सन 1965, महाकवि सूरदास सन 1952, महाकवि निराला सन 1965 और ये किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। और उसके बाद में है प्रयोगवाद को बट्टे ठाले का धंधा किसने कहा? तो ये भी किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। ठीक है, किसने कहा? ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बट्टे ठाले का धंधा कहा है। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था? सन 1930 को हुआ था। ठीक है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन सन 1930 को हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित कृतियां हैं सूर साहित्य। कब का है सूर साहित्य? तो सन 1936 का है। ठीक है, उसके बाद में हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 है। कबीर सन 1942, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है इनका सन 1946, अशोक के फूल सन 1948 इनका निबंध संग्रह है। नाथ संप्रदाय सन 1950, कल्पलता 1951 है जो इनका एक निबंध संग्रह है। हिंदी साहित्य और क्या है? विचार और वितर्क इनका क्या है? ये भी इनका निबंध साहित्य है, निबंध संग्रह जो सन 1957 का है। और कालिदास की लालित्य योजना ये इनकी आलोचनात्मक कृति है और ये कब की है? सन 1965 की है। अनामदास का पोथा सन 1976 और क्या है? ये इनका उपन्यास है। हिंदी साहित्य का आदिकाल और इसी के साथ उद्भव और विकास ये दोनों सन 1952 के हैं। सहज साधना सन 1961 है, 63 है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये सन 1970 है। ठीक है, भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को मुनि मार्ग का हिमायती, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुनि मार्ग का हिमायती और हिंदी साहित्य का सेंटा क्लोज उन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बताइए जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस समालोचक का आपको नाम बताना है जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी रहे हैं और वो हैं रामविलास शर्मा जी। ठीक है, देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा जो आलोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी रहे हैं, इनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रेमचंद जो सन 1941, भारतेंदु युग सन 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग सन 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं सन 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना सन 1955, भाषा और समाज सन 1961 है। ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार
नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ किसकी है? मैंने आपको बताया था, विचार से आप याद रखेंगे मुक्ति बोध जी। ठीक है, अगर आपसे पूछे पुनर्मूल्यांकन कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन और मूल्यांकन से आप याद रखेंगे क्या आएगा? पुनर्मूल्यांकन है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध जो आलोचनात्मक ग्रंथ है उसके लेखक है मुक्तिबोध जी। मुक्तिबोध द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध सन 1964, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये है सन 1971। देखिए अगला क्वेश्चन है, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचकों ने निर्देश देते हैं, क्या देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है पूछा आपसे। बंगला के अन्य विधाओं की तरह उनकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया है। देखिए क्या पूछा है, विकल्प सही पूछा है, तो ये तो सही नहीं है। उसके बाद में है, बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके, ये कथन भी ठीक नहीं है। अगला है, हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते थे, ये भी कथन गलत है। बंगला साहित्य में छायावाद युग के नाम का कोई युग ही नहीं हुआ था। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक हैं वो ऐसा मत प्रचलित करते हैं और ये ऑप्शन ही यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला है, देखिए व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे पहले, एक मिनट। उक्त कथन के संदर्भ में विकल्प है डी, बंगला साहित्य में छायावाद युग का कोई युग ही नहीं हुआ था। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते हैं और यही कथन सही है। छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले सबसे प्रमुख जो श्रेष्ठ समीक्षक हैं वो कौन हैं? तो वो हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। ठीक है, छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले कौन हैं? नंद दुलारे वाजपेयी जी। देखिए, छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले हैं प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की यह परिभाषा दी है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। क्या है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। और किसने कही है ये परिभाषा, किसने दी है ये परिभाषा? तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इसके लेखक कौन है? याद रखेंगे, हिंदी भाषा उद्गम और विकास, अगर आपसे पूछे उद्भव और विकास तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1952। लेकिन आपसे पूछा है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसका है? तो ये उदय नारायण तिवारी जी का। एक मिनट, हाँ जी, किसका है? उदय नारायण तिवारी जी का है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास सन 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल सन 1952, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ नहीं लिखे इन्होंने, ये क्या करते थे? मात्र संपादन इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, लघु मानव के बहाने किसी हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? क्या है? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? तो हिंदी कविता के बहाने लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये है विजय देव नारायण साई की। किसकी है ये? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके लेखक विजय देव नारायण साई हैं।
नारायण साई हैं, इनके ये तीसरे सप्तक के कवि थे और तीसरे सप्तक के कवि थे ये, और तीसरे सप्तक के नाम से इन्होंने रचना लिखी थी और वो सब सन 1958 की थी। उसके बाद में है मछली घर जो सन 1966 का है इनका, साखी सन 1983 का है, संवाद तुमसे सन 1990 का है, और जो आवाज़ हमारी जाएगी ये सन 1995 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में हुई है? क्या पूछा आपसे कि किसकी प्रतिष्ठा है वो आलोचक के रूप में हुई है? तो वो है नामवर सिंह जी। कौन है? नामवर सिंह जी। देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह जी की प्रतिष्ठा केवल आलोचक के रूप में रही है, जबकि अन्य कवि केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल और तिरुलोचन जो शास्त्री जी हैं वो कविता और अन्य गद्य विधाओं से भी वो संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? आपसे पूछिए कि निम्नलिखित में से जो कौन सी विधा है वो सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? कविता आती है, कहानी आती है, निबंध, लेकिन आलोचना नहीं आती है। पढ़ेंगे आलोचना क्यों नहीं आती है। तो देखिए, आलोचना विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि कविता, कहानी और निबंध सृजना के अंतर्गत आते हैं। आलोचना क्या होती है कि जो पूर्व में रचित साहित्य होता है उसमें विभिन्न दृष्टिकोणों को तोड़ मरोड़ कर ये प्रस्तुतिकरण करती है। तो ये क्या है? एक सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत ये नहीं आती है। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? निम्नलिखित में से कौन आलोचक हैं ऐसे जिन्होंने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के माध्यम से की है? तो वो हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र नई कविता की व्याख्या को रस सिद्धांत के रूप में करते हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ है इनका रस सिद्धांत। कब का है? तो सन 1964 का है। इसको याद रखेंगे। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, और कब का है ये? सन 1942 का। ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनके लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी सन 1942 नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं आधुनिक साहित्य जो सन 1950 का है, साहित्य का आधुनिक युग ये सन 1979 का है, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा सन 1950 है, सन 1978 है। उसके बाद में रीति और शैली सन 1979 है, और नया साहित्य नए प्रश्न सन 1955, और प्रकरणिका यहाँ पे दी गई है सन 1965। उसके बाद में है शांति प्रिय द्विवेदी जी। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारिणी। नेमिचंद्र जैन की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार और साहित्य की समस्याएं। क्या है? रंग दर्शन है इनका, अधूरे साक्षात्कार है और साहित्य की समस्याएं। अगला है शिवदान सिंह चौहान के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ। तो इनके प्रगतिवाद है जो सन 1946 का है, साहित्य की परख है सन 1948, आलोचना का मान सन 1958, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष सन 1954 और साहित्य अनुशीलन सन 1955। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का आपको सही अनुक्रम लगाना है। तो देखिए, कवि सुमित्रा नंदन पंत है, ये कब की है? तो कवि सुमित्रा नंदन पंत है सन 1976 की। ठीक है। उसके बाद में है हिंदी साहित्य का आदिकाल कब का है? तो सन 1952 का है। किसका है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसके बाद में मिथक और साहित्य और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो जो भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास जी हैं ये 2001 का है। कब का है? 2001 का। लेकिन जो आपका मिथक और साहित्य है ये डॉक्टर नगेंद्र का तो है, लेकिन इसका रचना काल नहीं मिला। तो देखिए, इसी के हिसाब से लगा लेंगे हम। ये कब का है? सन 2001 का है। तो देखिए, 52 आएगा पहले। तो 52 हिंदी साहित्य का आदिकाल यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है बी में, और बी ही ऑप्शन आएगा आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल। फिर कवि सुमित्रा नंदन पंत, और फिर आएगा आपका मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो देखिए, आपका बी ऑप्शन ही ठीक है। देखिए क्या, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा आपका आदिकाल और न यहीं पे आदिकाल है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम इस प्रकार से: हिंदी साहित्य का आदिकाल सन 1952, कवि सुमित्रा नंदन पंत सन 1976, मिथक और साहित्य डॉक्टर नगेंद्र का, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास सन 2001 रामविलास शर्मा जी का। देखिए,
यहाँ पे जो आपका आया है इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, क्योंकि टाइम हो चुका है और 4-5 क्वेश्चन है, सॉरी 2 ही क्वेश्चन बचे, इसको कर ही लेते हैं, 4-5 नहीं बचे हैं। देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की यहाँ पे आलोचनात्मक कृतियाँ दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे आया आपका नई कविता, इसका है सन 1973 का रचना का। जयशंकर प्रसाद, इसका कब का है तो सन 1940। कवि निराला कब का है सन 1952। और आपका आधुनिक साहित्य है सन 1950। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद 46, फिर उसके बाद में आधुनिक साहित्य 50 और कवि निराला 52 और नई कविता 73। तो देखिए आपका यहाँ पे भी ऑप्शन ठीक है। पहले देख लेते हैं हम इसका उत्तर, व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन सही अनुक्रम इस प्रकार से है। जयशंकर प्रसाद है सन 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि निराला 1952, नई कविता 1973। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी आलोचक के रूप में माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कब आया है, तो ये हम आपको दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, इसमें नहीं दे रखा है ये। देखिए अगला है, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है, आपसे पूछा है। और आज का जो आलोचना से संबंधित अंतिम क्वेश्चन है ये कि नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है। तो अंतिम क्वेश्चन भी रामविलास शर्मा है और पहला क्वेश्चन भी रामविलास शर्मा से ही शुरू हुआ था। ठीक है, आलोचना का पहला क्वेश्चन भी रामविलास शर्मा से और ख़त्म भी देखिए रामविलास शर्मा पे ही हो रहा है। तो नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा जी। देखिए फिर हम पढ़ेंगे आत्मकथा से संबंधित अगली यूनिट में। ठीक है, सॉरी, नई कविता और अस्तित्ववाद, इसके लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। इनके अन्य प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रगति और परंपरा सन 1949, साहित्य और संस्कृति सन 1949, भाषा और समाज सन 1961, प्रेमचंद और उनका युग सन 1952, निराला की साहित्य साधना इनकी 3 भागों में है। ठीक है, कितने भागों में, 3 भागों में। सन 1969 में पहली है, दूसरी है 72 में और तीसरी है 76 में। ठीक है, इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन। आपको कितना समझ में आया है, कैसा समझ में आ रहा है, कौन सा सुधार करना चाहिए क्लास में, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।